हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। ये 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को शायद इसी चैप्टर में डर रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिएक्शंस आपको देखने को मिलता है बहुत लिमिट में, ज़्यादा नहीं, मतलब लिमिट में कह सकते हैं, और उसी से लोग डरते हैं क्योंकि ये आपके 10th क्लास का सिलेबस वो लिमिट है, ठीक है। आप अपने जो आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, उतना कर लिए तो शायद उससे एक भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अगर आपको डर लगता है रिएक्शन से, तो इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको डर ख़त्म हो जाएगा रिएक्शन से, ठीक है। बहुत इजी हो जाएगा आज के बाद, वीडियो को देखने के बाद आपके जो रिएक्शंस का डर रहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड ही एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि 10th क्लास तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 10th क्लास का, यानी 10th क्लास का चैप्टर 1 है, ठीक है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण, ठीक है। इसी प्रकार के नेक्स्ट चैप्टर आता ही रहेगा, ठीक है। अब वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब देखिए पहले समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। अभिक्रिया तो वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक या एक से अधिक गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी गुणधर्म वाले, ठीक है, यानी कि जैसे गुणधर्म वाले मिलकर एक नए, यानी कि दो या दो से अधिक यानी कि दो या दो से अधिक एक उत्पाद मिलकर, ठीक है। जैसे कि H2 हो गया प्लस O2, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, एक क्या बनाते, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि देखो ये तब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे, एक H2O बना रहे, यानी कि जल का निर्माण करें। तो जल तो एक अलग हो गया ना, जल एक अलग पदार्थ हो गया, ठीक है। और ये अलग, इसका ये सबसे अलग गुणधर्म रखते हैं ना जल। तो इस प्रकार के जल के, इस प्रकार के जो अभिक्रिया को, इस प्रकार के रिएक्शन को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के किस किस को कह सकते हैं, इसके अंदर देखिए क्या क्या आता है। जैसे कि वायु में परिवर्तन, मतलब वायु के संपर्क में आने वाले जंग का लगना, यानी कि वायु के संपर्क में जब आ जाते हैं कोई रोड वगैरह, उसमें जंग मिलता है, ठीक है, वो अभी डिस्कस होगा। उसे भी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आता है कि भोजन का पकना हो गया, एंड हमारे शरीर में भोजन का पचना, और फिर और हमारे जो हम सांस, हम जो सांस यानी कि श्वसन करते हैं, वो भी कौन प्रक्रिया, वो भी रासायनिक अभिक्रिया ही है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आता है रासायनिक अभिक्रिया के इसको पहचानें किस तरह से, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका देखिए। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना यह पता लगाया जा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुआ है, मतलब संपन्न हुआ है। जब कोई अभिक्रिया संपन्न होता है तो उसे निम्नों में से पहचाना जाता है। अगर देखो कोई प्रक्रिया संपन्न हुआ है तो देखिए उसे पहचाने किस प्रकार के, पहचाने क्रिया संपन्न हुआ या क्रिया हो रहा है। देखिए कंडीशन ये है कि जैसे पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जब उस क्रिया संपन्न हो जाएगा तो उसकी पदार्थ की अवस्था में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, बदलाव मिलेगा। फिर रंग में परिवर्तन, उसके रंग रूप में परिवर्तन। आप किसी जब रिएक्शन करवाओगे अगर, तो वो सिंपल से उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, उसके रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। उसके नेम भी चेंज हो जाएगा जब किसी पदार्थ को आप परिवर्तन कर दोगे एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के रूप में। फिर देखिए गैस का भी निष्कासन होता है, ताप में परिवर्तन, उसके ताप में, उसके टेम्परेचर में परिवर्तन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण, ये ज़रूरी है और यही मेन इस चैप्टर में है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में निरूपित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो गया है, उसे एक रासायनिक रूप में, एक रासायनिक समीकरण के रूप में उसे, जैसे कि देखो H2 प्लस O2 प्लस ये हो गया है, इसको अगर H2O तो इसी रूप में जो चेंज, इसी रूप में बदलने के जो आप बनाते हैं ना, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। इसी रूप में एक समीकरण के रूप में आप किसी भी उत्पाद को, किसी भी एलिमेंट्स को लिखते हैं एक समीकरण के रूप में, ठीक है, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसके लिखने की दो तरह से इसका लिखा जा सकता है। जैसे एक तो शाब्दिक समीकरण होता है, एक तो सांकेतिक समीकरण होता है। चलिए इसको इरेज करके समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला कि शाब्दिक और एक ठो संकेतिक मतलब से डिनोट। अब डिनोट जैसे कि आप क्या सोडियम को किस प्रकार डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से डिनोट करते हैं ना। ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को कैसे डिनोट करते हैं, O से करते हैं। तो इसका डिनोटिंग आप वही कह रहा है, डिनोटिंग। देखो शाब्दिक मतलब शब्द, आपको शब्द में लिखना होगा। रिएक्शन से दो शब्द में, देखिए मैग्नीशियम को सीधा मैग्नीशियम लिख दिया, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिख दिया और शब्द में लिखा। और मैग्नीशियम बना है किसका, देखो ये सैन याद रखना, ये सैन अभिक्रिया का सैन है, ठीक है, अभिक्रिया का सैन हो, ठीक है। तो देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया बन के क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो ये शब्द में लिखा हो, एक शब्द में लिखा हो, बल्कि ना कि इसमें कोई संकेत में लिखा हो। अब संकेत में कब, जब मैग्नीशियम का संकेत पता है क्या होता है, मैग्नीशियम के संकेत Mg होते हैं।
ऑक्सीजन के संकेत पता है कि ओ होता है। संकेत मतलब डिनोट, हम किस प्रकार के मैग्नीशियम का डिनोट किस प्रकार करते हैं, Mg से, और ऑक्सीजन को किस प्रकार के डिनोट करते हैं, ओ से। उसी प्रकार के और अभी इसको डिनोट करके ये कितना बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये संकेत में लिख रहा है, देखिए ये संकेत में इसको डिनोटिव पार्ट को लिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के हम रिएक्शन को कहते हैं संकेतिक रिएक्शन, और संकेतिक रिएक्शन से लिखते हैं, ठीक है। डिनोटिव शाब्दिक रिएक्शन लिखने का टाइम रहता है, ठीक है। तो ये क्या, और तो ये लिखना है आपको क्या चीज़, सांकेतिक समीकरण ही आपको लिखना है, यानी कि ये इस फॉर्म में लिखना है आपको रिएक्शन जितना भी बनाना है, ठीक है। अब चलिए रासायनिक अभिक्रिया के समीकरणों के प्रकार, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण होते हैं उसके इक्वेशंस होते हैं, उसके कितने प्रकार के इक्वेशंस होते हैं, दो प्रकार के, उसमें से एक अभिकारक होते हैं, तो देखिए दो होते हैं, उसमें से देखो अभिकारक। अब इंपॉर्टेंट है कि अभिकारक क्या होता है ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए अभिकारक क्या होता है, रुकिए थोड़ा सा, देखिए अभिकारक क्या होता है, देखिए अभिकारक क्या होता है वो समझ लीजिए। जैसे कि देखिए वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। देखिए जैसे कि जो यानी कि देखो ये एक क्रिया हो रहा है, ये एक अभिक्रिया हुआ ना, और ये अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाए, मैग्नीशियम। एक अभिक्रिया हुआ, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड होते एक अभिक्रिया ना हुआ, और ये अभिक्रिया हुआ तो इनमें कौन कौन भाग लिया, ये अभिक्रिया किन की वजह से, वो अभिक्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से हुआ, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, ये अभिकारक कहलाएगा। सिंपल सी हो गया। उसी प्रकार अगर बात करें फिर देखिए जैसे कि H2 रह गया प्लस O2 रह गया, और इससे बन गया अगर H2O बना है, तो कुल मिला के क्या इसमें तो पता है अब जो H2 जो अभिक्रिया बना है ये किसकी वजह से बना, ये दोनों अभिकारक से, H2 प्लस O2 के अभिकारक से बना, तो ये दोनों क्या रहा है, ये दोनों अभिकारक हैं। समझ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी चलिए इसको देख लेते हैं। अब अभिकारक हो गया, अब उत्पाद है, ये दोनों पर खेली है, अभिकारक उत्पाद ही पर ही खेले, उसके बाद आपको रिएक्शन समझ में आएगा। ये सब नहीं समझ पाओगे तो रिएक्शन भी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, उत्पाद क्या, किसी अभिक्रिया के दौरान नए बनने वाले पदार्थ को उत्पादन कहते हैं, यानी कि नए बनने वाले पदार्थ, तो सिंपल से वही देखो Mg हो गया प्लस O2 हो गया, ये दोनों एक ठो अभिकारक हैं, मैंने पहले बताया अभिकारक। अब ये सबसे एक नया पदार्थ बनेगा MgO, यानी मैग्नीशियम यानी ऑक्साइड बनेगा। देखो इस सबसे एक नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार के जो बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, यानी ये जो बना नया पदार्थ इसी को कहते हैं उत्पाद। ये उत्पाद मेरा बना, यानी कि दो या दो से अधिक जो पदार्थ मिलकर जो एक नए उत्पाद का निर्माण, एक नए जो समीकरण बनते हैं, ठीक है, एक नए पदार्थ बनते हैं उसी को कहते हैं, और वो पदार्थ क्या कहलाता है, ये उत्पाद कहलाता है, यानी कि ये उत्पाद बना। उसी प्रकार के मान लेते हैं कि H2 प्लस O2 से अगर एक नए H2O बना है तो ये H2 क्या एक उत्पाद है। बाकी ये दोनों क्या है, ये दोनों अभिक्रिया, उत्पाद अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका क्या, ठीक है, किस प्रकार के लिखते हैं। तो देखिए मैंने एक एरो बता दिया कि एरो अभिक्रिया का साइन होता है, ठीक है। तो देखिए यानी कि उस रासायनिक समीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया को मतलब प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसलिए रासायनिक समीकरण में तीर के निशान में बाएं और अभिकारकों को लिखा जाता है, और उनके बीच में और अभिकारकों के, यानी कि जो अभिकारक समझे, अभिकारक जैसे H2 ये अभिकारक है, O2 अभिकारक है, और इसके बीच क्या होता है, जैसे वही कह रहा है कि अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लिखा जाता है, यानी कि H2 हो गया है प्लस O2, इसके बीच क्या आती है, प्लस का साइन लिखा जाता है, ठीक है, प्लस का साइन दिया जाता है, फिर हो गया प्लस का साइन लिखा जाता है। और इसी प्रकार तीर के दाएं और फिर वही कह रहा है, यानी कि देखो ये बाएं और भी प्लस का साइन लिखते हैं, इसके बाएं और भी क्या चीज़, दाएं और भी प्लस का साइन लिखेंगे उत्पादकों के बीच, वही कह रहा है, ठीक है। फिर से एक बार इसको समझा दे, क्या देखिए इसे समझा, ये क्या कह रहा है, जैसे कह रहा है कि बाएं और आपके ये बाएं और ये हो गया, आपके दाएं और ये हो गया, ठीक है। वही कह रहा है कि इसके बाएं और जब उत्पादक जो होगा, यानी कि H2 हो गया है प्लस H2 प्लस O2 रह गया, तो इसके बाएं और उत्पादन के बीच क्या चीज़, प्लस का साइन लिखा जाता है। उसी प्रकार के इसके दाएं और उत्पादन के भी +2 लिखा जाता है, प्लस उत्पादन के बीच लिखा जाता है, ठीक है, प्लस का साइन। अब देखिए आता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया में उसकी अवस्था परिवर्तन में प्रदर्शित करना, ठीक है। यानी कि उसकी जब अभिक्रिया होते हैं तो उसमें कुछ कुछ सिंबल होता है, उस सिंबल से आपको पता चलता है कि वहाँ पे लिखा जाता है, यानी कि आपके ब्रैकेट देकर लिख जाता है तो यानी पता चलता है कि जो सी होते हैं वो गैस के रूप में, समझ। तो चलिए इसको थोड़ा याद करना जरूरी है, आपको याद रखना है थोड़ा माइंड में कि रासायनिक समीकरण में तत्वों का प्रतीक, मतलब तत्वों का प्रतीक में रासायनिक सूत्र उनकी अवस्था, जैसे कि देखिए जैसे कि अगर किसी भी तत्व में अगर S लगा हो
ब्रैकेट करके ऐसे लगा हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि वो सॉलिड, वो ठोस का बात कर रहा है कि ये जो पदार्थ है ये ठोस रूप में, ये अभिकारक ठोस में। और आई लिखा रहेगा समझ लीजिएगा वो द्रव में, और गैस लिखा रहेगा समझ लीजिए कि वो एलिमेंट अगर वो गैस में, पूरा जो अभिकारक है वो गैस में, या कोई उत्पाद वो गैस में, अगर जब भी ब्रैकेट देकर जी रखा हुआ। अभी इसके बारे में आगे आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है कि इसके अलावा जो आवश्यक परिस्थिति हो, जैसे कि तापमान, टेम्परेचरों के दाब, उत्प्रेरक और इत्यादि तीर के निशान के रूप में लिखा जाता है। यानी इसी की देखिए ये तीर आ गया, और टेम्परेचर की बात करेगा तो ऐसे ही लिख देगा आपको, यानी कि त्रिभुज लिख देगा तो थीटा लिख देगा, ठीक है। इसको टेम्परेचर से लिखा जाता है, थीटा नहीं कह सकते इसको, त्रिभुज कह सकते हो, ठीक। और अगर बात करें इसके नीचे, फिर उसका नाम लिख देगा कि गैस के रूप में, या इसके नीचे यानी कि तीर के ऊपर नीचे क्या करेगा, उसके टेम्परेचर, उसके द्रव, उसके उत्प्रेरक के नाम लिख देगा, ठीक है। वही कह रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए, अब आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब ये समझ लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कहा जाए चैप्टर में यही तो इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। चलिए अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं, तो समझ लेते हैं कितना प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो समझ लेते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के, देखिए आपको संयोजक अभिक्रिया मिलेगा। अब संयोजक सब बताऊंगा, सब संयोजक अभिक्रिया इसको कहता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। फिर सेकेंड आता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और थर्ड आ जाता है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और फोर्थ आ जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और फाइव आ गया वो उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। चलिए एक का फिर दो ठो और है ऊष्मा के आधार पर, दो और रिएक्शंस है, जिसमें से ऊष्मा क्षेपी रिएक्शंस हो गया है, जिसको एंडोथर्मिक कहते हैं। और सातवां आ जाता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ने वाले हैं, संयोजिक अभिक्रिया। देखो संयोजिक से मतलब लिखा है, संयोजिक मतलब संयोग करना है, मतलब जोड़ना, एक संयोग करना। अगर बिखरे हुए चीज़ है तो उसको मिला देना, एक करके लिख देना। कम्बिनेशन मतलब क्या होता है, कम्बिनेशन मतलब होता है कि देखिए ये बिखरे हुए चीज़ है, इसको कम्बिनेशन करके इसको एक बना देना, इसको एक बना देना। उसी प्रकार के जब यहाँ अगर दो तीन आदमी हैं तो इसको मिलाकर एक जगह लिख देना, कम्बिनेशन कर देना, मिला देना। अगर दो चीज़ बिखरे हुए हैं, यानी कि दो चीज़ बिखरे हुए, यहाँ पे कुछ बिखरे हो तो इसको मिलाकर, दोनों को मिलाकर एक लिख देना, उसी को कहा जाता है कम्बिनेशन कहा जाता है, ठीक है। यानी संयोजक यानी संयोग करके लिखना है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि वह कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक। अब अभिकारक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अभी अभिकारक में किसको कह रहा हूँ, अभिकारक जिसको एलिमेंट कहते हैं उसको अभिकारक है। अभिकारकों में एक, यानी अभिकारकों में एक या एकल उत्पाद का निर्माण होता है, ऐसे अभिक्रियाओं को संयोजक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसको लोग रट लेते हैं ना, रटने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। जैसे कोई ये कह रहा है कि देखिए दो या दो से, मैंने अभिकारक बता, अभिकारक जैसे कि यहाँ पे इसी को उदाहरण लेते हैं, इसी की सी बात किया। देखो एस दिया ब्रैकेट में, एस मतलब यहाँ पे कि ये ठोस रूप में, एस जो यहाँ यहाँ पे जो सी है कार्बन है वो ठोस रूप में है, ठीक है, ये समझ। ऑक्सीजन यहाँ पे गैस रूप में है, जी दिया ना, उससे सिंबल से आपको पता लग गया होगा, ये एस दिया हो। अब देखिए सी दिया हुआ है और प्लस O2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये अभिकारक हुआ, ये दोनों अभिकारक हुआ, ठीक है। अब ये अभिकारक मिलकर, संयोग दोनों मिलकर क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। बस यही तो रिएक्शन है, ये संयोजक अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऐसा जो नहीं कि यही उदाहरण, आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे देखिए उदाहरण ये भी ले सकते हैं आप, जैसे कि जैसे H2 + O2 ये हो गया, इसे संयोग करके इसका संयोग, दोनों देखो दोनों बिखरे हुए हैं, इसको संयोग कर इसको एक में मिलाकर लिखना है, ठीक है। तो ये H2O बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बैलेंस करने के लिए भी बताऊँगा इसका लास्ट में, ठीक है। तो अभी समझिए कि मैं किस प्रकार के क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो संयोग करके लिख रहा हूँ, तो इसी अभिक्रिया को कहा जाता है संयोजिक अभिक्रिया, यानी दो या दो से अधिक, ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक जो अभिकारक रहेगा उसको एक करके लिख देना, ठीक है, या संयोग करके लिख देना, उसी को कहा जाता है संयोजिक अभिक्रिया, ठीक है। देखिए और उदाहरण है, देखिए ये भी उदाहरण, जल का बनना। देखिए जल का बनना जैसे कि 2H2 दिया हुआ, देखो मैंने जो बता चुका हूँ, ठीक है। और चलते हैं और देखिए उसका उदाहरण है, ठीक है। देखिए इसका उदाहरण और भी है, देखिए ये भी उसका जल का बनना मैंने बता दिया था। और देखो सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, ठीक है, ये भी सल्फर डाइऑक्साइड, इसी देखिए सल्फर डाइऑक्साइड इसी एस आ गया, ठीक है। और सल्फर हो गया प्लस O2 आ गया, सल्फर और ऑक्सीजन आ गया। अब ये अभी कैसे बनेगा, इसका रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सिंपल सी बात। और जी लिखा है गैस, यानी कि ये गैस में रहेगा, ठीक है।
तो वही देखो कम्बिनेशन करके लिखा, मिला के लिखा ना, ये दोनों बिखरे हुए थे, यानी कि एकक यानी कि उत्पादक, यानी ये अभिकारक थे, इसको संयोग करके लिख दिया, समझे। तो इसको कहा जाता है इसको कहा क्या जाता है, यानी कि संयोजक अभिक्रिया कहते हैं, एक कम्बिनेशन से रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वियोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखो ये उसका अपोजिट है, ठीक है। संयोजक अभिक्रिया की अपोजिट है किस प्रकार वियोजन। देखो अपघटन मतलब क्या होता है, अपघटन मतलब टूटना, बिखेर जाना, ठीक है। यानी देखिए ये एक यहाँ पे एक अभिक्रिया इसको बिखेर जाता है, यानी ये बिखेर गया, ये दो फॉर्म में चेंज हो गया, ये दो फॉर्म में आ गया, ठीक है। या फिर कोई यहाँ पे ये बिखेर गया, अपघटन हो गया, ये तीन फॉर्म में चेंज हो गया। तो उसी प्रकार के एक अभिक्रिया रहेगा, उसको उसको आपको बिखेर कर लिखना है, आपको अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। वही कह रहा, देखो क्या कह रहा कि वे अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रिया वियोजन यानी एक ही रहेगा और उसमें विघटन होकर मतलब टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है, उसे विघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें से उसमें वियोजन होता है। इसमें क्या होता है, वियोजन की जो प्रक्रिया होती है उसमें इसमें हीट होता है। देखो ये मैंने बताया हीट के बीच में हीट रहेगा, तापमान वो बीच में लिखा जाता है, रो के बीच में अभिक्रिया के लाइन के ऊपर नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या एक तो ये प्रकार की उष्मा शोषी उष्मा योजन अभिक्रिया, जिसमें से क्या होता है उष्मा इसमें इसके हीट के द्वारा रिएक्शन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे उदाहरण जी, देखिए आप ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला था कि उसके एक विघटन करके लिखना है, विघटन यानी कि इसको फैला देना है, कुल मिला के इसको बिखेर देना है, ठीक है। जैसे देखिए FeSO4 यानी देखो यहाँ पे यानी कि फेरस सल्फेट है, यहाँ पे फेरस सल्फेट। देखो आपको थोड़ा सा समझा देते हैं इसमें, क्योंकि आपको जी देखिए याद रखिएगा यहाँ पे LS को पता है सल्फर सिंपल कहते हैं, सल्फर हो गया। SO2 पता है ये क्या चीज, SO2 सल्फेट आपका, इसको सल्फेट कहते हैं ना, सल्फेट डा लास्ट में डी सल्फेट। उसी प्रकार देखिए SO3 याद रखिएगा, इसको कहा जाता है सल्फाइट, सल्फाइट सल्फाइट का स्पेलिंग SUL सल PHIT, ये सल्फाइट का ये सल्फाइट है, ठीक है। उसी प्रकार के फिर देखिए और आता है एक SO4 आता है, इसको कहा जाता है ये सल्फेट आ गया, सल्फेट। अब सल्फेट देखिए कौन सा सल्फेट है, जैसे कि SUL सल FAAT, ये सल्फेट है AT, और ये IT है, और वो क्या था यानी कि वो DE थे, सल्फाइड था DE, याद रखिएगा। ये तीन ठो जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें भी यूज होगा, ठीक है। अब देखिए अब पता है ये कौन, अब फेरस सल्फेट हो गया, ठीक है। ये आयरन सल्फेट कह सकते हैं, ठीक है। आयरन ये क्या चीज, आयरन क्या चीज़ है, ये सल्फेट है ना कि सल्फाइट, ये आयरन सल्फेट। ये उसमें हीट करके क्या बना रहा है, देखो Fe2 यानी क्या कर रहा है, ये देखो बिखेर। अब देखो इसको दूसरे अभिकारक में बिखेर गया कि नहीं, विघटन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसको क्या एक रूप में, दो रूप में, तीन रूप में इसको चेंज कर दिया गया, यानी कि एक चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया तीन भाग में, देखो तीन तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो विघटन यही होता है, ठीक है। ये भी समझ गया आपको, ये भी समझ में आ गया। उसी प्रकार के CaO3 देखो इसको चूना पत्थर कहा जाता है, पूछा जाता है चूना पत्थर। Ca यानी कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम जो कार्बोनेट हो गया है वो चूना पत्थर का सूत्र है, ठीक है। इसको देखो हिट करवाया तो क्या बन गया, ये चूना है। CaCaO ये चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना। और बाकी CO2 पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये एक एलिमेंट था, इसको विघटन टूट कर दो भागों में बट गया, एक CO में बन गया, चूना में बन गया, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में बन गया, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है उसी का पार्ट है कि विद्युत वियोजन। इसमें विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होते हैं, इसमें आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब उसमें दोगे तो उसमें क्या होगा, इसमें एलिमेंट अपने आप इसमें रिएक्शन होकर ये पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बन जाता है। जैसे देखिए उदाहरण H2 दिया, अब देखो H2 दिया हुआ हाइड्रोजन जल दिया, इसको विघटन कर दिया, तोड़ दिया, H2 में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये भी कौन सा अभिक्रिया है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछेगा, इसमें आपको सीधे पूछेगा कि इसमें व्यंजन उदाहरण दिया रहेगा, आपको चार ऑप्शन में उदाहरण दिया रहेगा, इसमें से सभी को उदाहरण दिया रहेगा। इसमें आपको पूछेगा इसमें से कौन सा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया है, आपको पता रहेगा तब ना रूल की क्या है इसमें होता है, ठीक है। अब देखिए फिर एक प्रकाशीय वियोजन, इसमें से क्या है, इसमें से सूर्य प्रकाश को आपको देना पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश दोगे तो फिर ये रिएक्शन होने लगेगा, ठीक है। इसे देखिए 2AgCl, 2AgCl मतलब यानी कि अब देखो यहाँ पे इसको भी समझ जो Ag होता है यानी कि ये सिल्वर होते हैं, सिल्वर होते हैं, Ag को सिल्वर कहते हैं। और AU के
ये होता है गोल्ड, सोना, ठीक है। तो याद रखिए, तो यानी क्या एज, यानी कि क्या, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर जो क्लोराइड हो गया यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश से ऐसा अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 2 यानी कि सिंपल सी, यानी कि यानी सिल्वर बनाता है और यानी कि क्लोराइड बना रहा है, यानी कि देखो अब देखो क्लोराइड बना रहा है, कुल मिला देखिए ये भी विघटन अभिक्रिया की नहीं, एक एलिमेंट टूट के देखो दो भागों में एक एल्युमिनियम मतलब सिल्वर बना रहा है और एक क्लोराइड बना रहा है। तो सिंपल से आप समझ गए 2-3 उदाहरण से। बाकी नीचे भी देखिए, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, विस्थापन। अब विस्थापन अभिक्रिया, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, विस्थापन मतलब सिंपल सी बात कर रहे हैं, सिंपल विस्थापन मतलब अपनी जगह को चेंज कर देगा, सिंपल अपने जगह को विस्थापन है, अपने पोजीशन को चेंज कर देगा, ठीक है, वही कह रहा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देते हैं। सिंपल अगर देखिए, अगर कम यानी कि अगर H2O है, अगर ये ऑक्सीजन ज़्यादा, अगर O2 ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा तो ये अलग हो जाएगा, ये कम, इसे कम, जो कम रहेगा अभिक्रियाशील इससे हट जाएगा और फिर अलग में जाकर ज्वाइंट हो जाएगा, वही कह रहा हूँ। अब देखिए इसको उदाहरण क्या करें, जो FeSO यानी कि जो ऐसा यहाँ पे सॉलिड के जो एरन हो गया, Fe एरन हो गया और CuSO4, देखिए याद रखिएगा जो SO4 का जो होता है ये अभिक्रियाशील होता है कंपेयर टू CO से, यानी कि CO से कॉपर से ज़्यादा जो कभी अभिक्रियाशील कौन होता है, SO2। तो क्या किया मैंने कि ज़्यादा अभिक्रियाशील जब होगा वो कम अभिक्रियाशील तत्वों से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए SO2 यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से H2 अलग हो जाएगा और क्या करेगा, जाके जुड़ जाएगा जो कम अभिक्रिया से, यानी कि सिंपल से यहाँ H2 अलग हो जाएगा तो इसको अलग कर देगा। अभी अलग होगा कि किससे जुड़ेगा, ये तो इसी से एरन से जुड़ेगा, ठीक है, इसलिए ये जाके एरन से जुड़ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, जब भी इस प्रकार के आपको उदाहरण हो रहा है तो फिर आप किसमें क्लिक कीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए द्विविस्थापन में डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें एक सूत्र है, ये सूत्र याद करना है बस कुछ। क्या कह रहे हैं, ऐसे अभिक्रिया जिसमें से अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और द्विविस्थापन अभिक्रिया वो कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का सूत्र देखिए ये है, ठीक है। अब इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। इसमें देखिए आपको, अगर आप 2-3 बार इसको पढ़िएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसके साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है। आपको जब इसको बार बार पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। देखिए देखिए जैसे NO2SO4 हो गया, जो यानी कि सोडियम सल्फेट जो आ गया, सोडियम सल्फेट आ गया, वो यानी कि BaCl2 से अभिक्रिया का ये दोनों मिलकर अभिक्रिया करा रहा है BSO4। देखो BSO4 यानी कि यहाँ पे क्या B आ गया, देखो BSE4 बनेगा। अगर B के साथ अगर हम SO4 नहीं लगते तो फिर यहाँ रिएक्शन अच्छे से नहीं बन पाता, क्योंकि NaCl मतलब ये साधारण नमक बन रहा है, साधारण नमक, खाने वाला नमक बन रहा है। तो देखिए रिएक्शंस बनना चाहिए, नहीं कि आप किसी और के साथ, अब ऐसा नहीं कि Na के साथ आप Ba मिला देंगे तो फिर ये रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस है ही नहीं, ठीक है। तो बनना भी चाहिए ना। अब ऐसा तो नहीं, अब कहोगे कि यार हम कैसे जाने कि बी के यानी कि SO के पहले Ba जोड़े या फिर Na के बाद Cl ही जोड़े, तो आपको इससे कैसी कंफ्यूजन दूर होगा। इसको आपको जब पढ़िएगा, जब बार बार रिपीटेशन कीजिएगा तब समझ आएगा कि जो NaCl तो एक ठो नमक है, तो ये बन सकता है, साधारण नमक है तो बनेगा। हम Na की जगह पे हम Ba तो डालेंगे तो होगा नहीं, ये रिएक्शंस कोई बनेगा नहीं। अगर जान लेते हैं SO के SO4 है, इसके पहले अगर हम डाल देंगे Ba तो ये भी बनने वाला नहीं, तो सुटेबल तो फिर यही हुआ ना। उसी प्रकार फिर नेक्स्ट देखिए NaOH, देखो ये सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, तो देखो H2SO4 हो गया। अब देखो ये H2, अभी H2 तो बनेगा, जल तो बनेगा, देखिए यानी सिंपल सी कॉम्बिनेशन में, सिंपल सी कॉम्बिनेशन है। NO को क्या है, NO2, सिंपल सी यहाँ से सोडियम लेना है और वहाँ से क्या SO4 लेना है, SO4 लेना है, और बाकी जो बच्चा है H2 प्लस O2 बच्चा है, वो बस कर देना आपको, ईजी है, बाकी ये हो जाएगा, ठीक है। अब आता है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया, ठीक है। इसको चलिए पूरा आपको बताते हैं एकदम। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या, देखिए यहाँ क्या करें उदाहरण, देखिए क्या कह रहा है, उपचयन या देखो, उपचयन को इंग्लिश में कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास मतलब कमी होता है, अथवा उसी दोनों हो, तो इस समय दोनों हो प्रक्रिया जिसमें रिएक्शंस में होता है, जिस अभिक्रिया में होता है वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है, वो कहलाता है उपचयन अभिक्रिया, उपचयन,
ठीक है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, जिसमें जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो, जिसमें ऑक्सीजन की अगर यानी ऑक्सीजन यानी सॉरी अगर हाइड्रोजन की कमी होती, याद रखिएगा यहाँ पे। अब जैसे जैसे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की याद रखिएगा, हाइड्रोजन की अगर कमी होता है, हाइड्रोजन की कमी होता है, अगर हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, समझे, हाइड्रोजन की कमी हो रहा है, याद रखिए जब भी अगर हाइड्रोजन की कमी हो जाता है कोई रिएक्शन में, तो समझ लीजिएगा वो कौन सा उपचयन यानी ऑक्सीडेशन से रिएक्शन है। और अगर हाइड्रोजन की अगर वृद्धि हो रहा है, अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है, अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है, तो समझ लीजिएगा ये कौन सा समझ लीजिए क्रिया है, वो समझिए अपचयन अभिक्रिया नहीं अपचयन। और अगर हाइड्रोजन की कमी हो रहा है तो उपचयन अभिक्रिया, ये अभिक्रिया रहेगा और ये अभिक्रिया रहेगा, ठीक है। देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए जैसे कि देखिए मैंने क्या ये याद रखिएगा। अब देखिए आप एक याद कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे ये याद कर लीजिए कि ऑक्सीजन की अगर जब भी उपचयन आएगा तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन की जब कमी होगा, मतलब हाइड्रोजन की जब कमी होगा, तो अपने आप ऑक्सीजन की वृद्धि होने लगेगा। इसी प्रकार जब इसमें जानेंगे कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब समझ जाएंगे इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, ठीक है। बस एक ठो आपको याद रखना है, इसमें क्या याद कर रखना है, इसमें उपचयन में कि इसमें हाइड्रोजन की कमी होता है, और अपचयन में क्या याद रखना है, इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, ठीक है। ये याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या, रिएक्शन को समझाते हैं उदाहरण से। देखिए C+O2 ये दोनों जो अभिकारक मिलकर CO2 बना रहे हैं, इसमें कैसे समझें, तो इसको समझने का तरीका जैसे देखिए, जिसमें अगर देखो सी में अगर ऑक्सीजन ऐड हो गया, अगर सी आ गया, इसमें अगर CO बन गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, क्योंकि यहाँ पे सी के साथ O ऐड हो गया। अगर CO2 रह गया, इसको विघटन हो गया, C+O2 में बन गया, यानी कि यहाँ पे क्या, यहाँ ऑक्सीजन की ह्रास हुआ यानी कमी हुआ। जिसके साथ ऑक्सीजन या कोई भी पदार्थ अगर वहाँ पे ऐड हो जाता है, तो समझ लीजिएगा उसका वृद्धि हो रहा है। और अगर कोई अगर उत्पाद है उसमें से ऑक्सीजन टूट गया, बिखर गया, तो अलग अलग में हो गया, तो समझिएगा उसका ह्रास हुआ है, ठीक है। देखिए इसे देखिए, यहाँ पे सी था, अब सी यहाँ पे था, अब सी के साथ देखो सी था, यहाँ सी के साथ क्या जोड़ दिया, O2 जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन को वृद्धि हुआ कि ह्रास हुआ, वृद्धि हुआ ना, क्योंकि देखो यहाँ इसके साथ जोड़ा गया, इसको अलग नहीं किया बल्कि इसे शामिल किया गया एक उत्पाद में, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ। जब इसको बिखेर के, जैसे कि CO2 को बिखेर के लिखते C+O2 का, तब यहाँ क्या होते हैं, तब यहाँ ऑक्सीजन को क्या ह्रास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या हो रहा है, ऐड कर रहे हैं हम सी के साथ, इसलिए ऑक्सीजन को यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा, यानी ये कौन सा रिएक्शन है, ये अपचयन रिएक्शन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए P4 फिर 5O2 और 2P2O5, तो यहाँ देखना आपको क्या, देखो यहाँ पे P, यहाँ पे देखो, यहाँ सिंपल सी, यहाँ पे भी क्या ऑक्सीजन के साथ P, ऑक्सीजन अकेले नहीं है, ऑक्सीजन के साथ क्या जुट रहा है, P2 जुट रहा है, यानी कि क्या आप सिंपल बता सकते ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अगर इसमें बिखेर, अगर P2O5 है, इसको अगर हम बिखेर के लिखते हैं, अलग के लिखते हैं, तब यानी कि O5 को अलग लिखते हैं, तब ये ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, लेकिन ये साथ में लिख रहे हैं, अलग है, देखो ये अलग है, उसको साथ में ऑक्सीजन के साथ लिख रहे हैं, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, समझ गए। उसी प्रकार के इसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं अपचयन, मैंने अपचयन भी बता चुका हूँ, ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या होगा, मैं सॉरी हाइड्रोजन की क्या होगा, यहाँ वृद्धि होगा, कमी नहीं है बस की वृद्धि होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए उदाहरण, जैसे सी यू ओ, ठीक है, और प्लस H2O, यानी कि बात करें कॉपर ऑक्साइड हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ये भी रिएक्शन करके क्या बना, देखो अब जिसको यानी कि सी, अब देखिए CO यहाँ पे O था, O को क्या कर रहा है, O को यहाँ पे देखो मिला के लिखने छोड़ के ऐड करना चाहिए, तो नहीं अलग अलग कर दिया, तो इसकी कुल मिला के ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का यह ह्रास हुआ ना। देखिए यहाँ पे सिर्फ सी जो यू था, इसको सिर्फ CU लिखा, यानी O को कहीं और सेंड कर दिया, मतलब कुल मिला इसके साथ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का, आप देखो ऑक्सीजन की कमी हुआ, इनका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ये अपचयन रिएक्शन है, ठीक है। उसी प्रकार की यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑक्सीजन का क्या हुआ, देखो अभी हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के साथ मिला के क्या लिख दिया, हाइड्रोजन के साथ मिला के दिया H2O। अब देखो यहाँ इसके साथ हाइड्रोजन के साथ O जोड़ दिया, यानी कि O के अब क्या हुआ, यहाँ पे O का ह्रास नहीं, O का कमी नहीं, बल्कि O में ऑक्सीजन की वृद्धि हुआ, देखो यहाँ पे O का वृद्धि हुआ, ठीक है। जो इसमें से ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, देखो अब यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा, ऑक्सीजन की ह्रास हो रहा, तो ये कुल मिला, ये बात किया, तो ये रिडक्शन अभिक्रिया हो गया, और ये मतलब ये रिडक्शन अभिक्रिया हो गया, और ये कौन सा ऑक्सीडेशन अभिक्रिया हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा है, और याद रखिए इसको कह सकते हो आप, पीछे अभी आएगा आपको, यानी कि ये कौन सा अभिक्रिया, जिसमें दोनों अभिक्रिया होगा, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसमें जो ना अभिक्रिया होते हैं, ठीक है। उसको आगे पढ़ेंगे, इसमें उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है।
आगे पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो ये याद रखिए। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए, क्या देखना है कि इसमें देखना क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। देखो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, तो ऑक्सीजन को तो ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। और जब ऑक्सीजन की कमी होता है तो वो कौन सा रिएक्शन होते हैं, वो तो अपचयन रिएक्शन होते हैं। इसमें दो क्रिया हो रहा है, ठीक है। एक रिडक्शंस भी हो रहा है और ऑक्सीडेशंस भी हो रहा है, ठीक है। अगर मान लें यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की सी यानी कि सी देखो अकेले था, सी के साथ CO2, फिर देखो सी अकेले था, इसके साथ फिर CO जोड़ दिया। अब देखो इसमें क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि इसमें हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जब वृद्धि होता है तो ये कौन सा ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। दो अभिक्रिया हो रहा है ना। फिर यहाँ पे चलते, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। अब देखिए, अब मैंने बता दिया दो इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। अब ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया मैंने बताया था, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी, ठीक है। दो अभिक्रिया होते हैं। इसका उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिक्स से बात करें तो उसमें यानी वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, ठीक है, यानी ऊष्मा निकलती है इसकी अभिक्रिया के दौरान, और उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाता है। देखिए इसमें इसका उदाहरण क्या, CH4 ये गैस हो गया, और फिर O2 यानी ये भी गैस है, और फिर देखिए ये क्या कर रहा है, इसके साथ ऊष्मा निकलेगा यहाँ से, इसको रिएक्शन करवा के ऊष्मा निकल। अब रिएक्शन कराने के लिए ये इसमें से ये आपको मिस्टेक नहीं करना कि हम किसके यानी कि सी के साथ O लगाए या O2 के साथ क्या लगाए। आपको जब बनाइएगा तो आपके सुटेबल अभिकारक बनना चाहिए, ठीक है। देखो CHO इसको क्या बना दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से बना दिया, प्लस H2 में बना दिया, तो यस ये बनेगा, क्योंकि जल भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं, ठीक है। और प्लस ऊष्मा फिर इस यहाँ पे निकल गया, ठीक है, ऊष्मा यहाँ से निष्कासित हो रहा है। अब देखिए इसका ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट, इसको याद करना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण जैसे शोषण भी एक, याद रखिए पूछा जाता है कि शोषण कौन सा अभिक्रिया, तो शोषण भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें से कोशिका श्वसन के दौरान ऊष्मा मुक्त करती है, ठीक है। और जब हम कोशिका क्या श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करती है, तो याद रखना पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि जो श्वसन होते हैं वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, VBI। फिर दूसरा BC क्या कर रहा है कि सी कह रहा है कि जो साग सब्जियों यानी जो साग होते हैं, साग सब्जियों या सड़े गले या घास फूसे या पेड़ों की पत्तियों को विघटन होकर जो कंपोस्ट हो जाते हैं, यानी कि सड़ गल कर जो एक ठो सड़ गल जाते हैं ना, उसको वो भी कौन सा भी क्रिया होते हैं, कंपोस्ट का बनना, समझे, सड़ गल कर एक कंपोस्ट बनना, ठीक है। वो सब कौन सा भी क्रिया, वो भी एक ठो याद रखें कि वो भी उसमें छिपी हुई क्रिया। पूछा जाता है कि जो पेड़ों के सड़े गले पेड़ों के जो पत्तियों को जब विखंडन होते हैं, कंपोज हो जाता है, तो वो कौन सा भी क्रिया, तो याद रखिएगा वो उसमें छुपी अभिक्रिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट चलते हैं 7, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या, इसमें ऊष्मा के इसमें से ऊष्मा निकलेगा नहीं, बल्कि ऊष्मा इसमें खुद डिजोल्व हो जाएगा, खुद इसमें रह जाएगा, उसमें खुद शोषित कर लेगा उसमें। इसमें देखिए उदाहरण, सॉरी इसका उदाहरण जैसे BaOH हो गया, यानी कि BaOH2 और 2NH4L हो गया, Cl हो गया, फिर बोलते हैं यानी कि बेरिलियम क्लोराइड हो गया, और फिर अमोनिया ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आप आपको उदाहरण सिर्फ देख लेना, याद कर लेना, ठीक है, इसमें क्या क्या बन रहा है, ठीक है। आपको एक दो बार देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इसका, अब देखिए मैंने ये हो गया, अब इसका इंपॉर्टेंट ये उदाहरण था, ठीक है। अब देखिए रिडॉक्स, मैंने बताया रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया जिसमें से ऑक्सीडेशंस और रिडक्शंस दोनों जिसमें होता है, जो दोनों क्रिया जिसमें होता है उसको कहा जाता है रिडॉक्स अभिक्रिया कहता है। जैसे देखिए ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान एक अभिकारक उपचयित होता है, जबकि दूसरा अपचयित होता है, यानी उपचयित मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब हाइड्रोजन की कमी होते हैं, और दूसरा मतलब अपचय मतलब जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होता है। और ये यानी कि जब हाइड्रोजन की कमी होता है, यानी कि वो कौन सा अभिक्रिया ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जब ऑक्सीजन की वृद्धि होता है तो वो रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। और जब दोनों अभिक्रिया होते हैं उससे उसको जो जब किसी भी जैसे किसी भी जो अभिक्रिया में दो अभिक्रिया होते हैं, दोनों अभिक्रिया दोनों होते हैं, वो रिडक्स अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। दूसरे शब्द में ये कह सकते हो, ठीक है, वही कह रहा, मैंने वो बता दिया, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल इसका देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके बताते एग्जाम्पल।
अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यानी कि जिंक ऑक्साइड, जो जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड प्लस, देखिए अभी यहाँ क्या कर रहा है, जिन यानी कि जो जिंक ऑक्साइड से क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ जिंक लिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जिंक लिख रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हुआ। तो ऑक्सीजन की कमी मतलब क्या, ये उपचयन अभिक्रिया हुआ है, यानी कि रिडक्शंस हुआ है। ठीक है, और इसमें बात है कि इसमें क्या कर रहा है ऑक्सीजन, इसमें क्या कर रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। अब जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है तो यह क्या ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है यानी कि मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगा, और हाइड्रोजन की कमी होगा यानी कि वो मतलब ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो देखो दो अभिक्रिया हो रहा है, मैंने पीछे बता चुका हूँ आपको अच्छे से। अभी इसको भी देख लेते हैं, देखिए थोड़ा इसको अच्छे से। देखिए यहाँ पहला आता है कि ऑक्सीकारक, ये समझना जरूरी है। ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग हो गया, एजेंट हो गया, या ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजर्स हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीकारक। अब देखिए वह पदार्थ जो कि अपचयन के मतलब उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, यानी उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, और अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटा देता है, उपचयन कहलाता है। इसमें यही याद रखना कि जब इसमें बोल रहा है कि जब उपचयन के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन को देता है यानी प्लस का देता है, और अपचयन के लिए क्या करता है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को होते हैं वो हटा देता है, यानी माइनस का देता है। ठीक है, हटा देता है, कुल मिला के इसको याद लाता है, इसको हटा देता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर देखो अवकारक क्या होता है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, सिंपल ये ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है, अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है। ठीक है, वही उसका जस्ट अपोजिट कर दें। ठीक है, उदाहरण देखिए क्या हो रहा है इसमें, ध्यान रखें यहाँ क्या कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है, और नेक्स्ट में क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है। और देखो यहाँ क्या किया है, CO2 को, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, इसका मतलब ये रिडक्शन अभिक्रिया बन गया। ठीक है, और यहाँ क्या किया, ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड कर दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ऑक्सीजन को हटा दिया, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, तो ये कौन सा बन गया, ये ऑक्सीडेशन से बन गया, ये ऑक्सीडेशन बन गया, क्योंकि दोनों अपचयन और दोनों के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये आपको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हटा रहे हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और इसका मेन इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन को हटाने का, जो ऑक्सीजन जिसमें देखिएगा अगर ऑक्सीजन अगर हट रहा है, ऑक्सीजन हटाया जा रहा है, रिमूव कर रहा है, तो समझ लीजिएगा वो अगर यानी रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका क्या क्या रूल दिया हुआ, क्या होता है, यानी कि अगर उपचयन पदार्थ में क्या हटा रहा है, देखिए उपचयन पदार्थों में क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन की क्या हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें वृद्धि कर रहा है, हाइड्रोजन की वृद्धि कर रहा है, और अपचयन में क्या कर रहा है, CO2 इसमें, जिसमें से ऑक्सीजन की ह्रास हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन हटा रहा है, देखो ऑक्सीजन हटा रहा है, और फिर ऑक्सीजन में COU में इसमें क्या कर रहा है, इसमें उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है। और बात करें अवकारक में लिए H2 होते हैं, तो जो ऑक्सीजन के ह्रास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और H2 क्या इसमें, ये इसमें से क्या कर रहा है, इसमें से ऑक्सीजन के ह्रास के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यानी कमी कर रहा है इसमें ऑक्सीजन का। ठीक है, आपके इसका आपको उदाहरण से मतलब है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए अब सॉरी, ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ उपचयन मतलब होता है हमारे आसपास, पता है हमारे आसपास बहुत से घर आए होते हैं, हमारे आसपास देखते हैं कि लोहे में जंग लगता है, अगर किसी लोहे को, अगर रोड को अगर रख देते हैं बाहर, उसमें हवा पानी पड़ने से क्या होता है, वो जंग लग जाता है। ठीक है, ये किसके, ये उपचयन के प्रभाव से होता है। टमाटर देखिए, कुछ टमाटर में उसकी पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा हो जाता है, कुल मिला। ठीक है, तो लोहे में जंग लगना होता है, और टमाटर में देखिए इसको डिकम्पोजिट हो जाने की, यानी कि सड़ना, टमाटर देखिए सड़ जाता है, एक ठो ऐसी अवस्था में आ जाता है। ये सब जो घटनाएं होती है वो किसी उपचयन के प्रभाव से ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वही कह रहा है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएँ हमारे आसपास होती रहती है, जिसमें से धातुओं का संक्षारण एवं उसके मतलब उसका बचाव, या उसके खाद्य पदार्थों का विकृत गंधित हो जाना, मतलब वो संक्षारण हो गया, यानी जंग लग जाता है, या यानी कि देखो ये गंधित हो जाता है, कुल मिला के विकृत गंधित हो जाना, ये सामान्य उदाहरण है। और ऐसे उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव के कारण ही होता है, ये सब उपचयन प्रक्रिया के प्रभाव के कारण ही होता है। चलिए समझते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए पहला आता है कि संक्षारण, यानी कि जो कोरिजन होते हैं, वह अभिक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें हवा जल एवं नमी, देखो हवा जल नमी के संपर्क में आकर धातुओं की सतह, ठीक है, संपर्क में आकर
धात्विक क्या होता है, सतह से धीरे धीरे ह्रास होने लगती है, ठीक है, तो धीरे ह्रास होने लगता है, यानी ह्रास मतलब धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है। जंग लगने पर क्या होता है, उनकी सतह कमजोर होने लगती है धीरे धीरे, ठीक है, वही कमजोर होना, ह्रास, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है, ठीक है, मिट्टी के संपर्क में आ जाती है। किसकी वजह से, ये जल, नमी और इस सब के हवा, ये सब संपर्क में आने के बाद ये इस प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। कोई लोहे हो गया, अच्छे लोहे होते हैं, वो इस प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया, इसी को हम संक्षारण कहते हैं, इसी को। अब देखिए इसको बचाने का तरीका, ये संसार, अब इसको बचाया किस प्रकार जा सकता है, इसको किस प्रकार के बचाएंगे, कि क्या इसमें करेंगे जिसकी वजह से पानी, हवा वगैरह के संपर्क में आएगा तब भी ये ख़राब नहीं होगी ये चीज़ें। तो देखिए क्या उसके तरीके, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि संचारण से बचाव, यानी कि प्रिवेंटेड कोरिजन से, यानी कि इसका किस प्रकार के बचाव, किस तरीके, क्या रूल है, क्या इसका बचाव के तरीके हैं, संचारण, ठीक है, कोरिजन्स को। तो देखिए क्या था, पहला ये था कि यानी कि जस्तीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, यानी जस्तीकरण, यानी पेंट करके उसका, देखो ये जो बता रहे हैं, ये यानी पेंट करके उसके ऊपर एक जस्तीन कर देना, यानी कि देखो ये कंपनी में होता है ना, कोई कार वगैरह कोई बंद मॉडिफाई, तो वहाँ पे कंपनी को पेंट किया, उस लोहे में पेंट किया था, उस पेंट क्यों किया था, वही बचाने के लिए, वो संक्षारण से बचाने के लिए, यानी कि कोरिजम्स के प्रिवेंट के लिए होते हैं, उसे बचाने के लिए हम लोहे में क्या करते हैं, वहाँ उसमें पेंटिंग करते हैं, समझे, यानी कि वही ये जस्तीकरण, यही प्रक्रिया, जस्तीकरण। फिर देखिए धातु के सतह को पेंट करके, धातु के सतह को पेंट कर दे, कोई धातु की रोड है उसमें पेंट कर देंगे तो फिर उसमें पानी और हवा के संपर्क नहीं आएगा, ठीक है। फिर धातुओं के सतह में पेंट कर हो गया, फिर धातुओं के सतह पर तेल लगाकर, ग्रीस लगा कर, ठीक है, धातुओं के सतह में तेल लगा देते हैं, और तेल लगाकर उसे बचाया जा सकता है, क्योंकि तेल लगाने के उसमें पानी और पानी का असर उसमें नहीं करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो कुल मिलाकर उसमें जो कोई भी चीज़ें होगी वो सड़े गलेगा नहीं, मतलब कुल मिलाकर उसमें जंग नहीं लगेगा, ठीक। मैंने यानी जस्तीकरण मैंने बताया, ये एक जस्तीकरण का उदाहरण था, यानी कि देखिए ये जो जस्तीकरण का उदाहरण, देखिए पेंट कर देते हैं हम, एक तो वहाँ पे रहता है कंपनी, वहाँ पे पूरा फैक्ट्री में रहता है, ठीक है, इसको डुबो कर वहाँ पे पूरा जस्तीकरण कर देते हैं, उसमें उसमें जिंक का परत होता है वो चढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसकी वजह से फिर जंग नहीं लगता उसमें। फिर देखिए विकृत गंधित, यानी कि रेंसिडिटी, इसमें क्या होता है कि भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वसा, यानी कि जो भोजन भोजन में उपस्थित जो वसा हो गया या वसा तेल का संयोजित उपचयन, जिसमें से उसका स्वाद एवं गंध बदल कर बदबूदार हो जाता है, और इस भोजन का इस प्रकार का खराब हो जाना विकी गंधक कहलाता है। यानी कि देखिए ये अच्छा टमाटर है, ये क्या हुआ, देखिए सड़ कर इसमें क्या हो गया, इसमें वसा और तेल हो गया जो उपस्थित था, यानी कि इसमें जो भी था इसके संपर्क में उपचयन होकर इससे क्या हो गया, इस प्रकार के फॉर्म में आ गया, देखिए ये पूरा सड़क लगा है। किस प्रकार के जो अभिक्रिया होते हैं उसको कहा जाता है विकित गंधित। अब ये आपको गंध देने लगेगा, ये गमकने लगेगा, इसमें गंध इसमें उत्पन्न होने लगेगा, ठीक है, बदबूदार ये हो गया, ठीक है, अच्छे से बदबूदार हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को विकित गंधित कहते हैं, ठीक है। अब वसा एवं तेल खाद्य पदार्थों के विकित गंधित, यानी इसको किस प्रकार बचाया जाए, इसको किस प्रकार के बचाएंगे, एक टमाटर को, यानी किस प्रकार के इसको बचाएंगे, गंधित या विकित होने से किस प्रकार के बचाएंगे, इसके बदबूदार फल बनने से किस प्रकार के बचाएंगे, ठीक है। देखिए इसका बचाने के तरीके देखिए क्या क्या है। देखिए फर्स्ट इसके तरीके क्या, फर्स्ट इसके रोकने के तरीके निम्न तरीके हैं, जैसे कि वसा एवं तेल खाद्य पदार्थों में एंटी, यानी कि एक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीडेंट होते हैं, उसको क्या कर रहा है, डालने उसमें डालने से इस विकृति गंध होने से बचाया जा सकता है, यानी कि एक तो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसमें डाल दीजिएगा तो फिर ये फल आपको सड़ेगा नहीं, ठीक है। फिर नहीं कहता कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग, जब उसकी पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, यानी कि आपको पता है जो कुरकुरे आता है उसमें नाइट्रोजन गैस पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये इसी की वजह से, यानी कि विकित गंधित होने में, खराब होने की वजह से उसमें नाइट्रोजन गैस बढ़ा जाता है ताकि वो पूरा अच्छे रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि 3 में, तो उपचयन की दर को कम करने के लिए, उपचयन किसे कहते हैं, उपचयन मतलब उपचयन यही सब जो प्रक्रिया होते हैं ना, गंध वगैरह सड़ने, जो जो रिएक्शंस होने की वजह से ये फल इस फ्रूट में आता है, इस प्रक्रिया को जो इस घटना हो रहा है ये उपचयन की घटना है, वही कह रहा है कि उपचयन को कम करने के लिए, यानी ये फल वगैरह सड़ जाते हैं, उसको कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकित गंध होने की दर को कम किया जाता है। वायु मुक्त यानी कि समझने कि वायु मुक्त बर्तनों के खाद्य पदार्थों को रखने से, वैज्ञानिक वायु मुक्त मतलब जहाँ पे वायु मुक्त हो, जहाँ पे वायु ना हो, ठीक है, वहाँ पे रखने से क्या होता है, खाद्य पदार्थों को विकित गंध होने के दर कम, उसका दर को कम किया जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए खाद्य पदार्थों का विकृत गंधित से बचाने के लिए, उसकी दर कम करने के लिए अब रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, आपके फलों को होते वो ताज़ा रखता है और विकृत गंधित से होने से बचाता है, ठीक है। अब देखिए रासायनिक समीकरण, अब समझते हैं रासायनिक समीकरण को बैलेंस किस प्रकार के करते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण को बैलेंस किस प्रकार करते हैं, तो कि जैसे ही हम
मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान द्रव्यमान को ना तो हम निर्माण होता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है, ना ही विनाश करते ना निर्माण कर सकते, इसलिए अभिक्रियाओं और उत्पादकों का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। इसलिए रासायनिक अभिक्रियाओं के पहले एक उसके बाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से अधिकतम मतलब अभिक्रिया तथा उत्पाद प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो वे संतुलन तभी क्या देखिए ये एक प्रकार के उदाहरण है, ठीक है। इसमें देखिए इसमें क्या, इसमें संतुलन ये समान है नहीं, इसमें हाइड्रोजन दोनों तरफ यानी कि ये साइड और ये साइड अभिक्रिया की ये साइड और ये साइड दोनों के जो अभिकारक के तत्व होते हैं समान होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए देखते हैं इसको समान क्या, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, चलो ये ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन इधर 4 है क्या, नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। तो चलिए इसको समान करने का तरीका, अब देखो इसमें क्या तरीका है, यहाँ पे देखिए पहले छोटा सा पहले समान करना सिखाते हैं, जैसे H2 प्लस O2 इसको पहले समान करना सिखाते हैं, ठीक है। बनता है यहाँ पे H2O, ठीक है, 2H2O बनता है, ठीक है। देखिए ये एक समीकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें दो यानी कि यहाँ पे ये देखिए ये एक समीकरण मैंने इजी लिया, ठीक है। देखिए देखो ये यहाँ पे देखो ये क्या है, यानी 2H2 हो, यहाँ पे OH2 देखो ये समान है, ठीक है। देखिए यानी कि चार हाइड्रोजन यहाँ पे, चार भी हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन 2 यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है क्योंकि ये 2 लगा हुआ, ये दोनों के लिए काउंट होगा, ऑक्सीजन के लिए भी हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो मैंने असमान वाला लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको मैंने असमान वाला, जैसे देखिए मैंने लेता हूँ लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे देखिए H2 मैंने लिया प्लस O2 मैंने लिया, फिर अभिक्रिया कराया मैंने, यहाँ बना H2O, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या समझ, इसको भी रिएक्शन का इसको बैलेंस करवाना है, समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे चलिए संतुलन है, लेकिन देखिए यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, तो जहाँ पे कमी हो रहा है अब ऐसा नहीं कि इसमें यहाँ पे आप 2 डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। ऑक्सीजन डालना है इसके शुरू में डालना है, शुरुआती में, और यहाँ पे जब 2 डालिएगा तो ये 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा, और फिर क्योंकि ये यहाँ शुरू में जब 2 डालिएगा तो इसके लिए भी हो जाएगा और इसके लिए भी हो जाएगा। ये नहीं कि प्रश्न आप 2 डाले तो सिर्फ ऑक्सीजन को काउंट कीजिएगा, सिर्फ ऑक्सीजन ही 2 नहीं होगा बल्कि हाइड्रोजन भी यहाँ 4 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ चलिए 2 लगा दिया मैंने यहाँ, अब 2 लगाने से क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना दिया और 2 ही दिया हुआ। अब इसको 4 करना है तो सिंपल यहाँ 2 लगा देंगे, तो देखिए अब 4 हाइड्रोजन भी हो गया है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया है और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो ये संतुलन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार के आपको बैलेंस करना है, इसी प्रकार। अब देखिए इसको बैलेंस करते हैं, देखिए यहाँ पे पहले देखते सबसे ज़्यादा देखते किस में, देखिए यहाँ इधर देखते हैं, इधर देखिए जो यानी कि अगर लोहा Fe का बात करें तो ये आयरन तो बात करें तो ये कितना 1 है, तो इधर भी 1 है, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे नहीं क्या सॉरी यानी यहाँ पे 3 ठो है, यहाँ पे देखो Fe3 है, यानी कि यहाँ 3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ पे 1 ही है, तो देखिए यहाँ पे 1 ही है, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे लगा सकते 3 यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि कमी वहाँ दिख रहा है, कमी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगाने से पहले आपको देखना, पहले यहाँ लगाने से पहले आप पहले सबसे ज़्यादा है उसको पहले यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, ऑक्सीजन, तो पहले ऑक्सीजन के संतुलन कोशिश बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, सबको मिला के यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे क्या हम यहाँ पे 4 दे सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4 दे देंगे, हम हाइड्रोजन को 4 दे देंगे, यहाँ पे 4 दे देंगे, तो यहाँ 4 तो ऑक्सीजन तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 4 देंगे, इस हाइड्रोजन के पीछे भी 4 दे देंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन तो ये भी 8 हो गया, हाइड्रोजन भी संतुलन हो गया है और ऑक्सीजन भी संतुलन हो गया। अब बचा है कितना, बचा है क्या, अब यहाँ पे अभी Fe3 है, तो क्या करेंगे हम, अब 3 है तो देखिए अब इसको मैंने 3 यहाँ पे 3 दे दिया, चलो ये ऑक्सीजन के लिए अब क्या होगा, यानी कि Fe बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे 3 देना पड़ेगा, 3 ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो बैलेंस है, अब बैलेंस देखो 4 है, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ठीक है, 8 हो गया, ये भी 8 है, और देखो ये बैलेंस हो गया, आपको ये बैलेंस है, ठीक है। अब चलिए और एग्जांपल लेते हैं, आपको बैलेंस से भी इजी से यहाँ समझाते हैं, और ले लेते हैं, जैसे कि लेते हैं
CuO ले लेते हैं प्लस, सॉरी इसको हटा देते हैं, ठीक है, Cu प्लस O2 फिर अभिक्रिया करके CuO, ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए यह क्या, ये संतुलन है। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ये तो बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे ऑक्सीजन कमी, यहाँ पे ऑक्सीजन कमी है, यहाँ कितना, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे, ठीक है। तो डाल देंगे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन के लिए 2 हुआ, ऑक्सीजन तो 2 हो ही गया, साथ में हम कॉपर भी क्या हुआ, यानी कि कॉपर भी क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर भी 2 हो गया यहाँ पे, तो कॉपर यहाँ पे 1 है, तो इसको भी 2 कर देंगे, तो 2 हो गया संतुलन, ठीक है। तो इस प्रकार के आप संतुलन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो आज इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।